आप मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, अच्छा। स्वतंत्रता की बात आप जो कर रहे हैं वो है बुरहानपुर में मैक्रोविजन एकेडमी में। अच्छा, मैक्रोविजन एकेडमी जी में पढ़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कूल है वो। हाँ। और इसको कहीं ना कहीं आपने उसको ब्रेक किया। बिल्कुल बिल्कुल काम करूंगी, उसकी लोग अच्छाई भी देखेंगे और उसमें बुराइयां भी निकालेंगे। अन्य सभी मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी जो आए प्रहलाद पटेल जी, ये हमारे घर ऐसे राजस्थान वनस्थली यूनिवर्सिटी में उसको हमने भेजा। वहाँ पे उसने वी डिजाइनिंग का करते, तुमको करते ही जाना है, लेकिन बुराई अगर कोई कर रहा है तो उससे सीखो। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम स्वतंत्र नारी बदलाव की धारा विषय पर आधारित कार्यक्रम के सीजन 1 के अगले एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं हरदा जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती भारती कमेडिया से, जो कि हरदा नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। आज हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं और क्या चुनौतियां उन्हें अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। मैडम, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम जी हरदा की बात में। मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी अभी तक की उपलब्धियां। जी, सबसे पहले तो मैं अपना बचपन ही बताऊंगी आपको कि मेरा बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा। तो उसमें मेरा जन्म बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है, नसरुल्लागंज। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो हम शुरू से नसरुल्लागंज रहे हैं। हमारा गांव वैसे वहीं से पास में आता, रिछाड़िया कदीम, वहाँ के हमारा पूरा परिवार रहने वाला है। नसरुल्लागंज के पास आपका है गांव है। गाँव, तो वहाँ के मेन रहने वाले हैं। पर हमारे पापा शुरू से ही नसरुल्लागंज में, मतलब हम नसरुल्लागंज में ही पले बड़े, हम सभी बहन भाई। ठीक है। आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ? एजुकेशन मेरा नसरुल्लागंज में ही है, शास्त्री स्मृति विद्या मंदिर, उस समय की सबसे अच्छी स्कूल हम मानते थे उसको। अच्छा। हिंदी मीडियम थी पर बहुत अच्छी स्कूल थी। तो वो स्कूल 10th तक थी, तो मैंने वहीं से शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, शादी आपकी कब हुई? हरदा आप कब पहुंची? जी, शादी मेरी हुई, जैसे मैंने 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है सर। उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी, और मैं चूँकि बड़ी बेटी थी तो परिवार की जिम्मेदारियां भी मुझ पे आने लग गई थी थोड़ी। और मेरे पापा की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। अच्छा। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे पापा 1980-81 में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे। अच्छा। 1981 से लेके 1991 तक वो मंडल अध्यक्ष वहाँ के रहे। और स्थिति भी हमारे घर की अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो क्या होता है कि जब राजनीति में परिवार का जो मुखिया चला जाता है, तो राजनीति में क्या होता है कि बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं वो लोग। तो समय ना देने के कारण और घर की स्थिति को देखते हुए फिर मैंने पढ़ाई का गैप ले लिया। अच्छा। बस इसी के बाद मेरी 2 साल के बाद, मतलब 18 साल की जब मैं हुई तो मेरी शादी हो गई। अच्छा। सगाई मेरी, मैं जब 7th क्लास में थी, हमारे समाज में सगाई जल्दी कर देते हैं, मतलब जो बात हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, वो पहले ही हो जाता है। ओके। तो लगभग मैं 12-13 साल की थी जब मेरा रिश्ता तय हो गया था। अच्छा। आपके परिवार में और बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में जैसे मैं जो परिवेश था वहाँ का, कस्बा था पर गांव नहीं था, गांव नहीं कह सकते उसको। पर जब मेरी यहाँ शादी होके मैं आई तो ये पूरा मैं गांव में आ गई थी। अच्छा। तो ये एक मेरा अनुभव ऐसा रहा कि किसी को शहर से उठा के और गांव में डाल देना, तो ऐसा लग रहा था कि क्यों पापा आपने क्या मेरे को कैद में डाल दिया। अच्छा। शुरू में। हाँ हाँ। पर यहाँ का जब मैं माहौल देखा, यहाँ का मेरे परिवार का मेरे प्रति प्यार और जो मेरा सम्मान और सबका सपोर्ट, मतलब वहाँ से मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ पे जो मेरे को माँ बाप का प्यार मिला, यहाँ आने के बाद मुझे कोई उसकी कमी महसूस हुई। यहाँ भी मुझे बहुत बेटी का प्यार ही मिला, बहुत ज़्यादा मिला। तो आज आप देख सकते हैं कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, अगर परिवार का प्यार और साथ नहीं मिलता तो शायद मैं इस जगह पे आज नहीं होती। बिल्कुल, निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर आप यहाँ बैठी हुई हैं, तो बगैर परिवार के सपोर्ट के बिल्कुल ये हम कर ही नहीं सकते। कोई भी हो, कोई भी नारी हो, कोई भी नारी क्या है, कोई भी पुरुष महिला के बगैर नहीं कर सकता जब तक उसको महिला का सपोर्ट नहीं मिलता।
आपके जो बच्चे हैं जी। वो कहाँ पढ़े हुए हैं और अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, मेरे जो बड़ी बेटी है उसकी फ़िलहाल तो शादी हो चुकी है, 1.5 साल हो गए हैं। पर उसकी जो शिक्षा यहाँ संस्कार विद्यापीठ से उसने शुरुआत की। 10वीं के बाद वो क्यूंस कॉलेज है इंदौर में, वहाँ से उसने 2 साल 11-12 का किया। अच्छा। फिर हमने बनस्थली यूनिवर्सिटी में उसको, अच्छा। हाँ, राजस्थान बनस्थली यूनिवर्सिटी में उसको हमने भेजा। वहाँ पे उसने वी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा किया और फिर वो आ गई घर पे। अच्छा। फिर हमने 1.5 साल पहले उसकी शादी कर दी। ओके ओके। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे एक बात आती है, जी हम जैसे स्वतंत्रता की, जब नारी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं जी तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जी विचारों की स्वतंत्रता। तो शिक्षा की स्वतंत्रता, जब जैसे आप हरदा में, आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश में आपकी शादी हुई जी है, और जब ये बच्ची को वनस्थली भेजने वाली बात आई होगी तो कैसा माहौल था घर में? क्या बड़ी आसानी से सबने निर्णय ले लिया, या ये निर्णय किसका था कि उसको वनस्थली भेजा जाए? आपका, उसके बच्ची के पापा का, आपके हस्बैंड का, जी, या किसी और ये का? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब बच्ची को बाहर भेजने की बात आती है तो पहले परिवार के जो बुजुर्ग रहते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो वो तो था ही, एक समाज में हमारी लड़कियों को पढ़ाना तो शुरू अब किया है, मतलब 10 साल कम से कम हुए हैं जब से हम लड़कियों को पढ़ाना, जैसे 12th कर लिया, बहुत कर लिया, शादी तो करना ही है। उसके बाद में सबने, नहीं, मेरी इच्छा ये थी कि मैं तो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ सकी हूँ, तो मेरी जो इच्छाएं थी कुछ करने की आगे, तो मैं अपनी बेटी में अपनी झलक देखती थी कि मेरी बेटी ने, मैंने जो सपने पूरे नहीं कर पाई, मेरी आंखों से मेरी बेटी, उसकी आंखों से मैं सपने पूरे करूं। तो ये मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसे बाहर भेजूं, उसे वो खुलापन दूं, उसे वो सब कुछ दूं जो मुझे नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं मैं उससे थोड़ा अछूती रह गई। तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, चूँकि गांव में ही मेरे बहुत सारे परिवार, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मामा ससुर, भुआ सास और भी हमारे सभी रिश्तेदार सब एक दूसरे से गांव में जुड़े हुए हैं। लड़कियों को बाहर भेजना मतलब बहुत गलत मानते थे। अरे कहाँ लड़कियों को, तुमको रोटी तो बनवाना है, उससे कहाँ तुम बाहर इसको भेज रहे हो? 12th तक पढ़ लिया, हो गया, इंदौर भेजा जब भी बहुत दिक्कत आई, तो चलो इंदौर तो हमने यहीं पास में है, कोई बात नहीं। राजस्थान भेजा जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर हम दोनों ने फैसला लिया, हमारे परिवार को हमने समझाया, दादा दादी को समझाया, उसके नाना नानी को समझाया, सभी को समझाया हमने। नाना जी ने तो एग्री कर दिया था कि नहीं बेटा करो। मतलब मुख्य रूप से आपका और आपके पतिदेव राजू बिल्कुल, भाई हम का दोनों, हाँ, हम निर्णय था दोनों कि बच्ची को राजस्थान भेजना है। 10th तक उसकी पढ़ाई यहीं पे हमने उसकी कंप्लीट करवाई। 10th के बाद जब हमने उसका मन में विचार, अपन खुद ही डालते हैं बच्चों के, जब बच्चों को बार बार बोलेंगे बेटा बाहर जाना है अपने को, बेटा बाहर जाना है, तो बच्चे के मन में वही दिमाग में चलता है। तो उसके मानसिक में तो मनों में चल रहा था कि नहीं, हाँ मेरे को बाहर जाना है, तो बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता है। बिल्कुल। तो उसने तैयारी शुरू कर दी। 11th से उसने बोला कि बेटा उनका जाओगे तुम? बोले हाँ मम्मी मैं जाऊँगी। पापा भी कन्विंस थे उसके। हमने दोनों ने विचार किया जाने का। तो पहले तो हम राजस्थान, हम बता दो, मैं आपको 10वीं से ही भेजना चाहती थी उसको। अच्छा। पर पहले हमने सोचा कि भी पास में भेज के देखते हैं, अपनी बच्ची संभल पाए, नहीं संभल पाए। अपने कभी बाहर उसको हमने छोड़ा नहीं। थोड़ा सा माँ का दिल भी बोलता है कि बेटी के प्रति सुरक्षा, बिल्कुल, कहीं अपनी बच्ची का कैसे कुछ गलत ना हो जाए। मेरी बेटी के साथ मैं एकदम भेज दूँ, कभी पास में रहूँ तो मैं जाके देख के आ सकती हूँ उसको। फिर हमने इंदौर में क्यूंस कॉलेज का किया, गर्ल्स स्कूल ही थी वो, हमने वहाँ पे उसका एडमिशन करवाया। 11th-12th हमने 11th-12th वहीं से किया उसने। उसके बाद बनस्थली यूनिवर्सिटी उसको कॉलेज के लिए भेज दिया। उस पर भी हमने पाबंदी नहीं लगाई कि बेटा तुमको क्या करना है, क्या विषय लेना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने सिर्फ स्वतंत्रता उसको दी पढ़ाई की। पढ़ाई उसने उसकी इच्छा से पूरी की। एक सर वो स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद व्यावसायिक में हम आते हैं। व्यावसायिक में हमने उसको पढ़ाई के बाद हमने खुली छूट दी, बेटा तुम क्या करना चाहती हो। डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम घर बैठ के कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हो या ऑनलाइन कुछ बिजनेस, मतलब ऑफिस जाके करना चाहती हो। पर यहाँ पे सर हरदा में इतना स्कोप नहीं था, और बीच में आ गया कोरोना काल, जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई। कोरोना काल आने के बाद जो उसका इंटर्नशिप था वो छूट गया। अच्छा। तो जब इंटर्नशिप कहते ना, एक चीज़ चलती रहती है, फिर बीच में कोई अगर गैप आ गया
तो वो चीज़ छूट जाती है। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपने दोनों में तो मुझे समझ में आ गया कि आपने उसको शिक्षा की स्वतंत्रता हाँ। भी दी, आपने उसको व्यवसाय की स्वतंत्रता भी पूरी तरह से जी उपलब्ध कराई। जी। शादी उसकी आपने अपनी मर्जी से की या उसकी मर्जी से? शादी हमने हमारी मर्जी से की सर। उसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे अभी हम जो समाज में बंधे हुए हैं, हाँ। जो हमारा समाज आता है, बाकी अदर समाज की मैं बात नहीं करना चाहती, जो हमारा समाज आता है उसमें हमारे में अभी भी प्रथाएं चल रही है। अब तो थोड़ा कम हो गया है कि सगाइयाँ पहले ही हो जाती है, रिश्ते दादा दादी पहले ही फाइनल कर देते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी, जी, ऐसा जैसे था? मैं बता अच्छा। रही हूँ कि मेरी पहले हो चुकी थी, उसी को निभाते चलते हैं। तो मेरे बच्चों के मतलब मेरी बच्ची की भी सगाई पहले ही हो चुकी थी, जब तो 5th 7th 6th क्लास में थी। अच्छा। तो उसी को चलते हुए मतलब उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सामने वाले ने भी, कि आप क्योंकि समय बदल गया तो बच्चे को पढ़ाओ, कोई उसमें नहीं था। उनका भी बेटा अच्छा, भी बच्ची जब वहाँ राजस्थान में रही, वनस्थली यूनिवर्सिटी में जब रही, जी। तो उस दौरान कहीं पर जो ससुराल पक्ष जो है, हाँ, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी नहीं नहीं, प्रकार का नहीं किया, नहीं उनका कोई समर्थन रहा? नहीं, बिल्कुल समर्थन रहा। उसके बाद भी वो तो बोलते रहे, जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद भी वो बोलते रहे कि बेटा कुछ कर लो, तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, बाहर जा सकती हो, अपने इंदौर भोपाल तुमको जहाँ से जो करना हो कर सकती हो। गई भी, उसने किया भी थोड़ा बहुत, पर फिर उसके बाद शादी हो गई। अब वो फिर सोच रही मम्मी कुछ करूँ मैं। उनका बेटा बिल्कुल करो, क्योंकि उसने फील्ड ऐसी चूज़ की थी कि वो उसमें कभी भी उसमें कभी भी कहीं से भी हाँ कर कभी सकती भी है। बोले मम्मी, ये पता था कि बेटी को सगाई हो गई है मेरी। मनस एक बच्चे का तय हो जाता है उसी समय, जबकि लड़कियों का ज़्यादा होता है। बिल्कुल। आपकी दूसरी बिटिया आपकी जी, मेरी दूसरी बिटिया अभी 10th क्लास में है, अच्छा तो उसे हमने थोड़ा जल्दी, हमने उसे 9th से ही भेज दिया। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो है बुरहानपुर में मैक्रोविजन एकेडमी में। अच्छा, मैक्रोविजन एकेडमी जी में पढ़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कूल है वो। हाँ, और वो बहुत सिंसियर है, और उसकी मैंने सगाई भी नहीं की है। आप मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, अच्छा। स्वतंत्रता की बात आप जो कर रहे यानी हैं ये जो पारिवारिक सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं आपने उसको ब्रेक किया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल उसको उचित नहीं मानती थी कि ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिवेश है उसमें ये जो प्रथा है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने मेरी बड़ी बेटी जब थी, तो जब मैं भी नई थी शादी, मतलब मैं भी कोई किसी चीज़ में बहुओं को ज़्यादा नहीं होता था इंटरफेयर नहीं करने, मतलब इतनी आज़ादी नहीं थी कि बड़ों की ने कोई फैसला ले लिया तो मैं उसको इंटरफेयर करके, नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। बड़ों की राजी में ही अपनी हो जाती थी। फिर जब छोटी बेटी मेरी ने बोला मम्मी मैं तो पढ़ूंगी, तो मेरी तो इच्छा थी कि बेटा पढ़ना ही। मेरी तो मतलब हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ दोनों की इच्छा थी कि हम बच्चों को तो स्वतंत्र रखेंगे। इवन आप हमारे घर का माहौल भी आके कभी देखेंगे, क्योंकि हम अभी भी गांव में ही है। छोटी हरदा अभी पिछले परिषद से ही नगर पालिका में आया, उसके पहले गांव ही है हरदा खुर्द, ग्राम पंचायत हुआ करती थी। ग्राम हाँ, पंचायत बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, करता हाँ। था। तो आप वहाँ आके हमारे घर माहौल भी देखेंगे तो माहौल आपको नहीं लगेगा कि वो गांव का माहौल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने जो मेरे बच्चों को परवरिश दी है, जहाँ मैंने उनको जिस परवरिश में रखा है, तो आप अनुमान नहीं लगा, एक शहर के बच्चे को बिठा दो और मेरे बच्चों को बिठा दो तो आप बिल्कुल उनमें से नहीं लगा पाएंगे कि ये बच्चा कहाँ का है। अच्छा। तो परवरिश का बहुत प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से बिल्कुल। तो परवरिश हाँ और जो हम कहें कि हम एक शिक्षा भी केवल कागजी शिक्षा की बात नहीं होती, सर्टिफिकेट की बात नहीं होती। जो हम शिक्षा यानी कहीं से भी यदि हम सीख रहे हैं, संस्कार बहुत मायने बिल्कुल रखता है। संस्कार, और हम कई बार हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं, तो वो भी शिक्षा होती है। तो यदि कोई शिक्षित स्थान है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादिता है या कोई भी समाज की जो गलत चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो ये तो आपकी दूसरे, और बेटा आपका? बेटा अभी मेरा 13 साल का ही है। अच्छा। हाँ, वो 7th में है अभी, वो यहीं हरदा में पढ़ रहा है, और उसको भी मैं बाहर 9th से करूँगी बाहर। भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे उसको? मैं उसको भेजूँगी भोपाल। अच्छा। हाँ, भोपाल। अभी तक तो मेरा इंदौर भोपाल तक ही मैं अभी सोच रही हूँ, संस्कार वैली में। अच्छा, चलिए। इसके अलावा और फिर देखेंगे, जैसा भी और कुछ अगर लगे वो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आए तो मैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपके परिवार के बारे में बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करें कि आप जो वर्तमान में आप यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष हैं जी। तो ये जो राजनीतिक शुरुआत आपके मायके पक्ष में, तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक राजनीतिक परिवार से आप को बिलोंग करती हैं। जी। यहाँ पे ये आपकी राजनीति में जुड़ने की शुरुआत कब से हुई? जी, मैं
यहाँ पे जब मैं मतलब मेरी राजनीति की आप बात करें तो मेरे पति देव यहाँ पे पहले से ही राजनीति का उन्हें इतना शौक थे कि युवा मोर्चा में जुड़ गए शुरू से पहले। जुड़े हुए थे उन्होंने। राजनीति का बड़ा शौक, काम करना, कुछ भी काम मिल जाए राजनीति का, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का काम करना ही करना। अच्छा। तो वो कमल पटेल जी से आज से नहीं जुड़े हैं। अच्छा। जब भोपाल पढ़ाई करते थे तब से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जब वो युवा मोर्चा में थे, ये पढ़ाई कर रहे थे, हाँ। तब ये उनके साथ ही रहते थे, वहाँ साथ मिलकर खाना बनाते थे दोनों। अच्छा। हाँ, तो इन्हें राजनीति का शौक शुरू से ही है। हाँ हाँ हाँ। करना है राजनीति। उसके बाद में जब 2005, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 2005 में जब हमारा ग्राम हुआ करता था, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो आपकी वर्तमान जो आप जिस पद पे हैं, इसकी यात्रा कहीं ना कहीं 2005 में शुरू हो गई थी। 2005 में शुरू हो गई थी। 20 साल बाद लगभग करीब 17 साल के बाद आपको जी पद मिला है। जी। अच्छा। तब भी मैं अध्यक्ष की दावेदार थी सर। अच्छा, 2005 में। 2005 में मैं अध्यक्ष की दावेदार थी। हमारे 10 जनप्रतिनिधि जीत के आए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस के कम थे उस समय। अच्छा। और जब भी पिछड़ी महिला ही सीट थी अध्यक्ष की। अच्छा। जब भी मैं अध्यक्ष की दावेदार थी, पर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, तो फिर आशा अमर सिंह मीना जी बने थी उस टाइम पे। अच्छा। उसके बाद फिर एक बार फिर मौका मिला था मुझे 2015 में। 15 में नहीं, 2010 में। हाँ। वो जब भी महिला सीट आई थी, फिर मिला था मौका, फिर भी कुछ राजनीतिक ऐसे कारण आए, फिर भी मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। 2015 में? नहीं, 10 में सर। 2010 में फिर चुनाव आए जिला पंचायत के, फिर से आए चुनाव, जब नगर पालिका में नहीं आया था। ठीक है। फिर ड्रॉप हो गया। उसके बाद तो फिर नगर पालिका में जुड़ गया था। ठीक है। फिर जनपद और जिला पंचायत सरपंच के चुनाव ही खत्म हो गए थे। कि जब ये आप कब बनी हैं आप नगर पालिका अध्यक्ष? 2000 अभी से 22 में। 22 में। तो 2022 में जब आप नगर पालिका अध्यक्ष बनी, तो जब पहली बार आपको जब पता चला कि आपका नाम नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदारों में माना जा रहा है जी, या ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि बस अब तो बन ही गई, हाँ, तो वो थोड़ी सी मेमोरी हमको बताइए कि कैसा आपको किसने पहली बार बताया और कैसा आपने उस समय फील किया और कैसा माहौल था आपके बच्चों में, आपके परिवार में, और किस तरह से आपने फील किया था? देखिए, जब चुनाव शुरू हुए तो ये पहले क्या होता था कि अध्यक्ष का चुनाव अलग होता था, पार्षदों का चुनाव अलग होता था, डायरेक्ट अध्यक्ष बन जाते थे। अब ये होने लगा कि जब पार्षद बनेंगे, पार्षद चुन के अध्यक्ष बनाएंगे। तो शुरू में तो जब मतलब टिकट मिली तो मुझे तो नहीं लगा कि चुनाव जीत जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, चुनाव तो जीत जाएंगे, पर ये जरूरी नहीं कि अध्यक्ष बन जाएंगे। अपना गांव पिछली 5 साल से नगर पालिका में जुड़ा है, हरदा में इतने लोग बैठे हैं, तो एक गांव की पार्षद को क्यों अध्यक्ष बनाएगा? अब पिछड़ी महिला और ऐसा क्षेत्र जो अभी नगर पालिका में अभी मतलब जिसको हम 4 साल पहले जो जनपद का ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता था, डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव, मतलब पार्षद का चुनाव लड़ रहा, तो उसको अध्यक्ष क्यों बनाएंगे? उनको कोई इतना मूर्ख थोड़ी होगा क्या? कुछ तो सोचेगा कि शहर का विकास करना है, वही तो शहर गाँव के व्यक्ति को क्यों लाया जाए? शहर में बहुत लोग बैठे हैं, क्या खत्म हो गए कि शहर में राजनीति करने वाले? तो मैंने साहब से बोला भी इनसे, तो मैंने कहा नहीं सर, नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगी। तो बोले तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, विश्वास नहीं है क्या अपने आप पे? मैंने कहा इसमें विश्वास वाली बात कहीं से आती नहीं है, आप खुद सोच के देखिए ना, अपने गांव वाले जब शहर में इतने सारे बैठे हैं तो क्यों बनेंगे? बोले नहीं बनोगी। फिर जब सबसे पहले तो जब हम बाढ़ में प्रचार कर रहे थे, तो माननीय कमल पटेल जी ने वहीं पे घोषणा कर दी थी। अच्छा। उसी दिन घोषणा कर दी थी उन्होंने कि आप एक पार्षद को नहीं जिता रहे हैं, एक अध्यक्ष को जिता रहे हैं जनता के सामने। तो मेरे तो पैरों तले जमीन, मैंने कहा क्या घोषणा कर दी इन्होंने, क्या सही हो सकता है क्या ये? 1 महीने पहले ही, लगभग 1 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी उन्होंने, जब प्रचार चल रहे थे तभी। उसके बाद में फिर राजनीति बहुत शुरू हो गई सर। आप तो जानते हैं, अगर एक पार्षदों में से किसी एक को बनाना हो, वो बात एक कितना बंदी मुट्ठी की रहती है, और उन्होंने खोल दी मुट्ठी को, तो कितने विरोधी पैदा हो गए होंगे।
तो जब इतना विरोध होने के बाद भी वो उस पर अड़े रहे, अच्छा, जो उन्होंने घोषणा की थी उस पर। आपके परिवार में माहौल कैसा, आपके बच्चे कैसे फील कर रहे थे? सर फील ये मतलब हम सब कंफ्यूज थे सर। मैं अच्छा, सही बताऊं, हाँ, एक तरफ से खुशी भी हो रही थी, अंदर से खुशी, कहते हैं ना कि जो हम जाहिर नहीं कर सकते थे कि खुशी का क्या ठिकाना होता अगर बन जाती तो, और अगर नहीं बन पाई, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। अच्छा, जिला पंचायत के टाइम पे हाँ हाँ हाँ, कहते हैं ना कि आई हुई थाली सामने से चली गई थी, तो मन में मेरे को विश्वास बिल्कुल नहीं आ रहा था। साहब को विश्वास था, इनको बिल्कुल 100% था विश्वास। मेरे को भी फिर धीरे धीरे विश्वास आया जब वहाँ पे हुआ, अनाउंसमेंट किया। पापा को, दादा दादी को, बच्चों को विश्वास बहुत था। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, हाँ, मम्मी अब तो अध्यक्ष बन जाओगे, बच्चों को खुशी होना, अब तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, खुशियाँ मना रहे थे। इसके बाद जब थोड़ी सी कुछ तो अड़चनें आई बनने में, चुनाव के बाद भी, जब हमारे पार्षद जीत के आए, सबसे ज़्यादा हमारे पार्षद जीत के आए, करीबन 24 पार्षद हमारे जीत के आए, तो अड़चनें आई, थोड़ी हुआ भी, पर सभी को एक किनार रखते हुए मेरे नाम की घोषणा की गई। बिल्कुल। तो उस समय में मतलब कहते हैं ना कि आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो खुशी के आंसू थे। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि आज मेरा सपना, मेरे पति का सपना, सबसे बड़ा सपना ये मेरा नहीं था सर, ये मेरे पति का सपना था। क्योंकि जब 2005 में मैं चुनाव लड़ी तब भी महिला सीट थी, जब मैं 10 में लड़ना चाहती थी तब भी महिला सीट थी, और अब जब मैं 2022 में लड़ी तब भी महिला ही सीट आई। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का कनेक्शन राजनीति में जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब जो कहें कि आप तो आपकी इच्छा तो थी ही, लेकिन राजू कमेडिया जी की इच्छा आपसे भी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा कि थी। आपको इस पद पे, इस पद पर मेरे को बैठाना है, उनको सा सम्मान मेरे को, देखना है इस पद बिल्कुल। और आज जो मैं फक्र महसूस करती हूँ, मैं प्रचार में भी जाती थी कहीं भी, जैसे मेरे को बहुत झिझक से महसूस होती थी, क्योंकि जब मैं 25 साल सर हाउस वाइफ रह चुकी हूँ और अचानक आप बोल देंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष बन जाओ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अब यहीं पे मेरा एक अगला प्रश्न आपसे बनता है कि आपने ये जो आपने कहा कि हाउसवाइफ और एकदम से इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठना, आपके पास दिन भर कॉल आते होंगे, कॉल रिसीव करना और फील्ड पे पहुंचना कई बार आपको, और दैनिक कार्यों को, ऑफिशियल कामों को निपटाना, तो घर के काम और ये ऑफिशियल काम, इनको मैनेज करने में सर दिक्कत नहीं गई क्या आपको? दिक्कत गई। शुरू में तो देखो सर, मेरे को कुछ समझ में भी ये नहीं आया कि मैं इनको कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने शुरू से कुछ इसमें अपने आप में सोचा ही नहीं था। क्योंकि अगर पहले से कुछ चीज़ सोचते तो अपन बना के रखते हैं अपने मनस को वैसा। इसके बाद मेरे बच्चे भी छोटे थे, जो 2 छोटे बाद वाले बच्चे, मतलब मेरी बेटियाँ एक और एक मेरा बेटा, ये छोटे ही हैं, तो इनको संभालना, इनको स्कूल भेजना, और फिर उनका टिफ़िन वगैरह सब कैरी जब खुद ही मैं ही करती थी करके, और फिर नगर पालिका जाना, वहाँ का भी देखना। पर सर मैंने नगर पालिका जाना नहीं छोड़ा। मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैडम कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं को बना तो देते हैं, लेकिन सिर्फ पर्दे के पीछे महिलाएं रहती हैं और उनके पति बैठ के वहाँ पे काम संभालते हैं, तो क्या आप ऐसी राजनीति करेंगी क्या? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आज मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक महिला भी जनप्रतिनिधि अगर बन सकती है तो अपनी दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती है, घर की जिम्मेदारी भी निभा सकती है, और मेरे को जो दायित्व मिला अध्यक्ष का, मैं उसे भी निभा के बताऊंगी। तो आज आप खुद देख सकते हैं कि आज निश्चित रूप से आपको, अब मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आपको देखा है, आपकी छवि कुछ अलग ही है, क्योंकि आप फील्ड पे जाती हैं, आप काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात आप बोलती हैं, और जब व्यक्ति एक्सप्रेस करता है, अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस करता है, तो वो काम किए बगैर रह भी नहीं सकता। और अब जब ये एक्सप्रेशन पे से बात आई, तो एक आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हरदा दौरा था जी, तो वह यहाँ पे जो सभा होने वाली थी, उस सभा में कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी जी। तो वो और आपने, जहाँ तक मुझे याद है, आपने बहुत सफलतापूर्वक वो संचालन किया था। तो आपकी उसने तैयारी कैसे की, और कैसे ये तय हुआ कि आप वहाँ कार्यक्रम का संचालन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये पल भी मेरे लिए एक बहुत ही खुशी, मतलब मैं उसकी भी व्याख्या नहीं कर सकती कि ये पल मेरे लिए क्या मायने रखता है।
वैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने हमेशा टीवी में ही देखा था अभी तक, और वो हरदा आ रहे थे तो मेरा तो सिर्फ यही सपना था कि सिर्फ मैं उनको एक बार देख लूँ, सिर्फ आमने सामने देखना है मुझे। हम सब कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे थे, जिनको जो दायित्व दिया गया था सब कर रहे थे अपना अपना काम। अचानक पीआरओ ऑफिस से फ़ोन आया एक दिन पहले, जब जैसे मोदी जी का जैसे परसों कार्यक्रम होने वाला है, तो एक रात पहले फ़ोन आया कि एक महिला जनप्रतिनिधि से ही संचालन करवाया जाए। अच्छा। एक महिला ही संचालन करेगी। अच्छा, ये मतलब पीएमओ ऑफिस से ये इस तरह के हाँ, निर्देश आए थे? निर्देश आए, ऊपर से निर्देश आए कि जब मोदी जी का जहाँ भी कार्यक्रम होता है, अब महिला, चूँकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो, तो एक महिला ही संचालन करेगी। तो यहाँ मैं बहुत सारी महिलाओं के बारे में शायद विचार भी किया होगा, और भी मुझसे भी अनुभवी यहाँ महिलाएं होंगी, मैं किसी का नहीं कहना चाहती, पर मुझे आपको चुना गया। हाँ, अल्टीमेटली मुझे चुना गया। मेरी किस्मत बोल सकते हैं सर आप, या मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके पहले आपने कभी मंच संचालन किया था? नहीं सर, मैंने कभी मंच संचालन नहीं किया। और नगरपालिका तैयारी आपने कैसे की? नगरपालिका अध्यक्ष बनने से पहले मैं कभी मंच में गई नहीं। अच्छा, नहीं, मंच संचालन तो एक अलग चीज हो जाती है ना। और ऐसे स्पेशल प्रोग्राम का संचालन करना, इसकी तैयारी आपने कैसे की? सर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं मंच संचालन कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। फिर मेरा उत्साहवर्धन किया गया मेरे पतिदेव के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, और भी मेरे जो भी मेरे मतलब जो मेरे फेवर में मेरे पार्टी वाले जो थे, मेरे सभी साथीगण, मेरे पार्षद, सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया। नहीं दीदी आप कर सकोगी, नहीं भाभी आप कर सकोगी, सबने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैंने कहा भैया मैं एक दिन में कैसे तैयारी करूँगी, और इतना बड़ा मंच जहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया छोड़ बाहर तक जाएगा ये, तो मैं कैसे कर सकूँगी। बोले आप में इतनी योग्यता है, आप कर सकेंगी। तो देखिए सबने उत्साह बढ़ाया, तो फिर मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। फिर मैंने, सबने लिखित में मुझे दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबने अपने अपने लिखित में मुझे दिया कि आप ऐसा बोलिएगा, ऐसा बोल दीजिएगा, 10 मिनट का तो काम है, 10 मिनट बोल दीजिएगा। फिर मैंने सबका लिखा हुआ देख लिया, फिर मैंने अपने हिसाब से एक पेज तैयार किया सर। अच्छा, मतलब सबसे मटेरियल लेने के बाद हाँ, फिर आपने अपना एक अपनी भाषा में एक मैटर तैयार किया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम कहो या कुछ भी कहो, मैं कभी किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती। अच्छा, जैसे किसी ने लिख के दे दिया कि ये लिख दिया है, बस आपको तो माइक के सामने बोलना है। सिर्फ बोलना है। जब शुरू में सिर्फ मैंने शपथ ली थी, उस दिन मैंने देख के बोला था, क्योंकि मेरा पहला मौका था। तो उस दिन तो देख, और बड़े बड़े प्रोग्राम में देख के ही बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई गलती हो जाए, बोलते ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझ में एक कमजोरी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मैं देख के नहीं बोल सकती। मैं उस चीज़ को पहले पढ़ लेती हूँ और फिर अपनी भाषा में उसको बना लेती हूँ। तो मैंने उस सबको ले लिया और मेरी भाषा में उसको एक पेज को पूरा तैयार कर लिया, और मैंने बोला कि मैं मेरी भाषा में ही बोलूँगी, मुझे रोकना टोकना मत। तो अब इन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि इनको ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, बहुत बड़ा मंच है। तो मैं मंच पे जैसे ही गई सर, आप बात नहीं मानेंगे, मेरे अंदर एक इतनी ऊर्जा का संचार हुआ कि मैं, मतलब उस ऊर्जा को मैं व्याख्या नहीं कर सकती। मेरे को बिल्कुल झिझक नहीं आई कि मैं इतने बड़े मंच का संचालन करूंगी। एक ऊर्जा आई मेरे मन में, एकदम कहीं से आके मेरे हृदय में बैठ गई कि अरे तुम कर सकती हो, कौन सी बड़ी बात है। आपने जो तैयारी की थी ना पहले, उसका परिणाम था वो। तो और मोदी जी जब आए मंच पे, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादाजी आए हैं। मैंने कभी उनका व्यक्तित्व को इतने पास से नहीं देखा था सर। अच्छा, यानी वो आपका एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत अच्छा अनुभव। मैं कहीं उन्हें, ना कहीं आपका आत्मविश्वास भी उस कार्यक्रम के बाद बहुत बड़ा है। मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। और मतलब मेरी एक सपना और है कि मैं मोदी जी से एक बार बात भी करूं उनसे। अच्छा। उनके पास जाऊं भी मिलने पर्सनली। आपका ये सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। अभी आपको एक अवार्ड भी मिला है यहाँ पे शायद हरदा नगर पालिका में अच्छा काम करने के लिए जी। तो वो क्या है जी? एक केंद्र सरकार की योजना है, पीएम स्वनिधि योजना। इसमें जो पथ विक्रेता रहते हैं, जो ठेले वगैरह, जिनके पास कोई रोजगार नहीं रहता करने के लिए, उसके 10-10 हज़ार रुपये के उनको अनुदान दिया जाता है काम करने की शुरुआत के लिए। तो उसमें एक एन्युअलम करके एक हमारी नगर पालिका में संस्था काम करती है। अच्छा।
तो उसके हैं सर तरुण पाटिल सर हैं। तो वो जो 4 लोगों का जो ग्रुप है वो करते हैं नगर पालिका का काम, पर ये केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम। तो उसमें उनका भी सहयोग, हमारी नगर पालिका के सब कर्मचारियों का, और हम मतलब सबका बॉन्डिंग, मैं कहूँगी सबकी बॉन्डिंग से ही काम होता है सर। अच्छा। तो हमारी नगर पालिका ने इतना अच्छा काम, मतलब इतने ज़्यादा पथ विक्रेताओं को हमने काम दिया, उसमें कम ब्याज पे 10,000 रुपये दिए, अगले साल उन्होंने 10 लौटा दिए, उनको 20 मिलेंगे, 20 लौटा दिए 30 मिल, ऐसे करके 50,000 रुपये तक के हमने लोगों को दिए हैं अनुदान। ओके। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, और हम इसमें सर्वप्रथम आए हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये कहें कि आपने नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद इस लगातार उसमें कहीं ना कहीं अच्छे काम हुए हैं, आपने मेहनत की, आपने अच्छे काम किए, और जिसकी वजह से ये अवार्ड आपको मिला। खासकर मैंने महिलाओं को ज़्यादा ये दिलवाया सर, क्योंकि महिलाएं जो सोचती हैं अपने आप, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए इसलिए सोचती हूँ कि महिलाएं अगर जो घर में बैठी हैं तो उन्हें कोई रोजगार मिल जाए तो वो खुद का काम को शुरू कर सकेंगी। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से भी, ये भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इसके से तो काम मिलता ही है। लेकिन जो पथ विक्रेता, जैसे कोई महिला भी, आप इससे पहले आप देखते थे कभी भी कोई ठेले पे महिला बैठ रही है, कोई दुकान पे महिलाएं बैठ रही है, अब महिलाएं बैठती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम करती हैं। ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है ना, स्वतंत्र नारी बदलाव की धारा, स्वतंत्र नारी बदलाव की धारा, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का ही परिणाम है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो राजनीति में आ रही हैं, वो व्यवसाय कर रही हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो इसी तरह से हमारे समाज में बदलाव आ पाएगा। बिल्कुल सर। मैडम, एक अंतिम प्रश्न आपसे जी। जैसे कि हम देखते हैं राजनीति में कई बार प्रेशर भी झेलना पड़ता होगा आपको, अपोजिशन का और जनता का, और भी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका प्रेशर भी आपको झेलना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वर्क प्लेस पे परेशान हो जाता है। तो एक अभी भी आप मेरे ख्याल से एक गृहिणी का भी जिम्मेदारी आप खुद ही पूरा कर रही होंगी अपने बच्चों की के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी। तो जब आप घर जाती हैं तो ये जो तनाव है और घर के माहौल में, इसको कुछ कैसे बच्चे आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं जब आप घर जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि मैं तनाव को कैसे, मतलब ऐसा तालमेल बना पाती हूँ। तो जिस दिन मैं अध्यक्ष बनी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मेरे साथ मैं जो काम करूँगी उसकी लोग अच्छाई भी देखेंगे और उसमें बुराइयाँ भी निकालेंगे। तो मैंने उसी समय अपनी कमर कस ली थी कि अच्छाई तो भारतीय तुमको करते ही जाना है, लेकिन बुराई अगर कोई कर रहा है तो उससे सीखो। बिल्कुल सही, कि ये बुराई क्यों कर रहा है, उसमें अगर शायद कुछ कारण हो सकता है। और मैं विपक्ष को बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि विपक्ष अगर कोई बात रखता है तो हमें उसने पहले समझना चाहिए कि इसने क्यों ये बात रखी। हो सकता है मेरे काम में कोई कमी रह गई हो। मैं तो सर इसी चीज़ से देखती हूँ, मैं अपना सही व्याख्यान कर रही हूँ। मैं तो इसी चीज़ से देखती हूँ कि मुझ में शायद मेरे काम में कोई कमी हो, तभी तो विपक्ष ने ये कहा है। तो मैं मेरे काम को सुधारने की कोशिश करती हूँ पहले। पर अगर कोई वाद विवाद वाली स्थिति जब कभी आती है, बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप जब कभी विपक्ष लगाता है बिना किसी आधार के, मतलब कोई आधार नहीं है, सिर्फ इनको बदनाम करना, किसी लालच बस या राजनीति है बस एक दूसरे को, मतलब तो मैं नहीं मतलब राजनीति 2 तरीके से हो सकती है सर। एक सामंजस्य बना के भी राजनीति हम कर सकते हैं और एक लड़ाई झगड़ा करके भी हम राजनीति कर सकते हैं। तो जो मैं पहली वाली राजनीति, सामंजस्य बना करने वाली राजनीति में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो उसी को चलते मैं मेरा काम करती हूँ सर। पर अगर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम कभी, एक आप जानते होंगे रोचलानी जी हैं, पार्षद हम कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, वो हर बार भ्रष्टाचार नगर पालिका, भ्रष्टाचारी नगर पालिका, ये भ्रष्टाचार कर रही है, वो भ्रष्टाचार कर रही है। चूँकि मेरी सोच ऐसी नहीं है। हम दोनों की, मेरे पतिदेव की, हम दोनों की, हम जब नगर पालिका बैठे तो हमने ये सोच लेके नहीं बैठे थे। और मेरे पापा ने स्ट्रिक्टली मेरे को बोला था, बेटा नगर पालिका ऐसी संस्था है जहाँ पे तुम कितनी भी बचोगी कालक लगेगी ही लगेगी। कहते हैं ना, काजल की कोठड़ी में जाओगे तो कालक से नहीं बच सकते। तो हमने दोनों को उनको गलत सिद्ध, उनका पापा हम गलत सिद्ध करेंगे।
नगर पालिका भी सही तरीके से चल सकती है और आपकी बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि चला के दिखाएगी। तो हम दोनों की बस यही इच्छा थी। तो हाँ, मैं भ्रष्टाचारी वाली बात आपसे बोल रही थी। तो ये बार बार जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, तो जब वो भ्रष्टाचार बोलते हैं तो पता नहीं मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है सर। आप भले कुछ भी बोलिए, पर जो कहते हैं ना नारी का तिर्या चरित्र, तो एक चरित्र तो मेरा वो है जो मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, हंसमुख रहती हूँ सबसे अच्छे से। पर जब मेरे पे ये बिना कुछ तर्क वितर्क के, बिना कुछ प्रूफ के, मुझे और मेरी नगर पालिका को, मैं परिवार मानती हूँ नगर पालिका को, मेरे परिवार को अगर इन्होंने बोला कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो उस समय मेरी तीसरी आंख खुल जाती है सर। नाराज हो जाती हैं आप उस समय? मुझे वो चुभती है बात। मुझे वो बात मेरे दिल को चुभती है, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं। आपको कुछ चाहिए भैया, कुछ करवाना है, आपका कुछ काम करवाना है, आपके वार्ड में कुछ अगर नहीं हुआ हो, आपके, मैंने कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं किया सर। सभी के वार्ड में काम हुआ है, सभी के वार्डों में काम हो रहा है, पर फिर जब ये ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरे दिल को वो बात चुभती है सर। नहीं, अच्छी बात कही आपने। और ये तो खैर राजनीतिक। और हाँ, फिर आपने ये बोला कि मैं घर जाती हूँ जब मेरे बच्चे, हाँ, मेरी रुचि उसमें हाँ, है। हाँ, हाँ। कि बच्चे कैसे फेस करते बच्चे हैं कैसे आपको? परिवार, अब जैसे तनाव तो रहता है, यहाँ पे बैठते हैं तो तनाव भरी बातें भी सुनने में आती है, पर मैं यहाँ का तनाव यहीं पे छोड़ के जाती हूँ सर। एक मैंने शुरू से ही ये नियम बनाया है कि मैं नगर पालिका के तनाव को अपने घर लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सामंजस्य कैसे बनाऊंगी नहीं तो। यहाँ से गई, मैं घर गई, बच्चों पे नाराज़गी उतारी, बच्चे तो इंतज़ार करते हैं, छोटे रहते हैं तो मम्मी आएंगी, मम्मी आज ये करा, आज हमने स्कूल में ये किया, आज हमारा ये फंक्शन था, वो फंक्शन था, आज हमने, मतलब बहुत सारी बातें रहती हैं जो बच्चे माँ से शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने इसको अलग ही रखा, परिवार को और राजनीति को। मैं घर जाने के बाद में यहाँ की बातें यहाँ, मैं घर ना तो कोई फाइल साइन करती हूँ, ना घर पे मैं किसी कर्मचारी को बोलती हूँ कि कोई काम लेके मेरे घर आ जाओ, ना कोई इंजीनियर को बोलती हूँ कि मेरे घर आ जाओ काम लेके, ना किसी ठेकेदार को मैं घर बुलाती हूँ कि आप घर आके मेरे से चर्चा कर लो। ये नगर पालिका का काम है, मैं नगर पालिका में ही करूँगी, आप घर मेरे से कुछ नहीं करूँगी। सिर्फ मैं मेरे बच्चों को समय देती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। आप जब घर में रहती हैं तो केवल गृहिणी रहती हैं, मैं एक बहू, घर से एक माँ और एक पत्नी। बिल्कुल। और घर से निकली और जब आप ऑफिस जाती हैं तो फिर वहाँ पे ही आप अपनी पूरी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जो मेरे जन्म से लेके मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही संगठन से, आरएसएस मतलब जुड़े हुए हैं। पहले संगठन पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई 1980 में। अब मेरा जन्म हुआ 79, तो मेरे पंडित जी से पहले पूछ के नाम लिखा, मतलब रखते थे ना कि क्या नाम, तो मेरा बहा से नाम निकला। तो इसमें पंडित जी ने बोला कि इसका नाम रखो भागवती। अच्छा। हाँ, तो ये भाग्यवान रहेगी। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं इसका नाम रखूंगा भारती। अच्छा। क्योंकि भारती का, बोले भारती रखोगे तो हमेशा इसके सिर पे भार रहेगा। अच्छा। हाँ, तो ने बोले नहीं, भारती का एक रूप होता है सरस्वती। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ ही था। तो बोले नहीं, मैं इसका नाम रखूंगा भारती। बोले आप, सरस्वती जी का नाम भी है ना भारती पंडित जी? तो बोले हाँ है। तो बोले ये सरस्वती का रूप है, मैं इसका नाम भारती, तो इसलिए फिर मेरा नाम भारती रखा गया। और राजनीतिक परिवेश ये रहा सर कि मेरे पापा मंडल अध्यक्ष थे, तो हमारे घर, हम बचपन से छोटे छोटे 6-6, 7-7 साल के हम छोटे छोटे बहन भाई, और हमारे घर भी पुराना सर टीन का ही बना हुआ था सर, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी हमारी। तो जब शुरुआती में हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी की शुरुआत राजनीति की वहीं से हुई, गुरु प्रसाद जी शर्मा, माननीय सभी, मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी जो आए प्रहलाद पटेल जी, ये हमारे घर ऐसे आते थे जैसे कोई मेहमान बन के नहीं आते थे कभी भी। आज वो अंकल जी आ रहे हैं, आज वो अंकल जी आ रहे हैं, आज वो अंकल जी आ रहे हैं। तो मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें राजनीति परिवेश में बड़ी हुई हूँ, कभी उनके गोद में खेलना, कभी उनके गोद में खेलना। तो जब आज मैं उनको देखती हूँ ना सर, तो मुझे फील, मतलब पापा ने फिर राजनीति छोड़ दी थी 96 से। अच्छा। हाँ, तो उनका छोड़ने का कारण भी ये रहा कि मेरे पापा फिर आध्यात्म में चले गए थे। अच्छा। तो वो रामचंद्र मिशन है एक हमारा, हार्टफुलनेस जिसको हम अब बोलते हैं, अब वो उसमें चले गए थे 96 से। तो उन्हें 2 रास्ते चुनना था, या तो राजनीति करो या फिर अपने आध्यात्म में जाओ। तो उन्होंने आध्यात्म को चुना। अब वो प्रिसिप्टर हैं,
ओके, ठीक है जी। तो बस यही रहा कि अब मैं जब मंत्री जी से मिलती हूँ, अभी आए थे कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए थे, प्रहलाद पटेल जी भी आए थे, तो जब उनसे मैं बोलती हूँ कि अंकल जी बाबूलाल जाट एडवोकेट को पहचानते हैं आप, मैं उनकी बेटी हूँ। अरे आप बाबूलाल भैया की बेटी हैं? तो उनके शब्द ऐसे ऐसे निकलते हैं, अरे बेटा तुम तो बहुत छोटी थी जब हम आपके घर आए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में, मेरे अंदर वो राजनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उसी वजह से ये जो आपका आत्मविश्वास देखने को मिलता है, ये उसी का परिणाम है और यही आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा। देखिए कभी भी हम कुछ यदि ऐसा एक पाथ बना हुआ है, हम उस पाथ पे केवल यदि सामान्य रूप से चलेंगे, हमारी कोई स्वयं की आइडेंटिटी नहीं है, हमारा यदि विज़न नहीं है, तो हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। यदि हमारा विज़न है, हमारे अंदर कुछ जीन्स में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ दम है, तब ही हम उस व्यवस्था को कुछ बेहतर कर पाएंगे, एक जो पाथ बना हुआ है उसको और डेकोरेट कर पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको। अभी एक लंबा समय आपको अभी हरदा में नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में बिताना है। जी, जी, तो जी, हम सर। उम्मीद करते हैं कि हरदा के विकास के लिए आपके माध्यम से बहुत सारे कार्य होंगे और जो भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, लोगों के प्रश्न हैं, उनके जवाब भी आप बहुत बेहतरी के साथ सबको दे पाएंगे। जी सर, तो बहुत ऐसी बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचारों को जाना, और मैं भी बिल्कुल खुले मन से अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर सकी, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, बहुत सामान्य सी बातचीत हम लोगों ने की। हमारा उद्देश्य भी ये है कि जो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र नारी बदलाव की धारा, तो इसमें हम एक जो स्वतंत्र नारियां हैं जो कि काम कर रही हैं, महिलाएं, हम ऐसी महिलाओं को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और उनके जो मन की बात है, वो मन की बात हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ हम कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हम नहीं करते हैं कि हमने पहले से आपको प्रश्न बता दिए और इन प्रश्नों के जवाब आपने दे दिए, 10 मिनट 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ और हमारी बातचीत खत्म हो गई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि आपके जो मन की बातें हैं वो निकल के आएँ और उससे हमारे जो युवा हैं, जो हमारी ऐसी महिलाएं जो आगे आना चाहती हैं लेकिन उनको माध्यम नहीं मिल रहा है, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो सब आगे आ सके। बिल्कुल आ सकता है सर। देखो, नारी को अगर आगे स्वतंत्र करना है, तो स्वतंत्र तो हो रही है नारी, कहीं ना कहीं झलक उसमें दिख ही रही है आपको। और आने वाले समय में अगर नारी को बाहर जैसे बाहर तो निकल ही गई हैं, लेकिन अगर उसका सदुपयोग भी करेगी नारी, हर चीज़ का सर मैं फिर बता दूँ, दो पहलू होता है। कोई कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो हर एक किसी से भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए सर। हर चीज़ अलग अलग होती है, उसे मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी उस चीज़ को, पर मैं मेरे ऊपर ही उस चीज़ को लेती हूँ कि आज देखिए मैं एक हाउसवाइफ थी, आज मुझे मौका मिला अध्यक्ष पद में संभालने का, तो मैं उसे अच्छी तरह निर्वहन करूँगी और आगे भी करती रहूँगी। मुझे एक जिम्मेदारी मिली है नगर का विकास करने की, नगर के जो उनकी चाह है कि नगर आगे जाए। एक महिला जनप्रतिनिधि बेटी हैं, तो महिलाएं बिल्कुल बेखौफ होकर मेरे पास आती हैं सर, अपनी समस्याएं लेके कि दीदी आप हैं, तो हमें बहुत हौसला मिलता है। तो मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूंगी सर। और मैं बैठी ही इसलिए हूँ कि मैं जनता की सेवा करूँ, और ख़ासकर मैं अब महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हूँ कि आप बहनें बाहर निकलें। वो कभी ना सोचे कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, कि ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी सब कुछ कर सकती है, कम पढ़ी लिखी कुछ नहीं कर सकती है। इसका मैं खुद प्रूफ हूँ सर। बिल्कुल 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 कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, लेकिन मैं अपने आप को इतना सक्षम बना सकती हूँ और बना रही हूँ आगे भी, कि मैं पढ़ाई से हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। तो सफलता के लिए पढ़ाई अनिवार्य नहीं है, जरूरी है। हाँ। है, पर कुछ कारणवश अगर कोई ना कर पाए, हाँ, मतलब यदि है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो आपके विकास में बाधा नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बहनों से एक बात बोलना चाहूँगी, और कि आप आगे बढ़ें और खासकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बेटियों के में आप अपने आप को देखेंगी। आप जो खुद सपना पूरा नहीं कर सकी, आपकी बेटियां पूरा करेंगी आपके सपने को। तो ये आप इसी चाह से अपनी बेटियों को बिल्कुल आगे बढ़ाइए, आगे निकालिए, उन्हें पढ़ाई में अव्वल आने दीजिए, उन्हें जॉब करने दीजिए, उन्हें उनकी स्वतंत्रता दीजिए,
पर हाँ, जहाँ जैसे मैंने बताया कि हम अपनी अपनी बेटियों को कहीं कहीं जहाँ संभालने की ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्हें संभालिए भी, ताकि अपनी बेटियाँ गलत राह पे ना जाएं। बिल्कुल। तो वो सिर्फ पूरा अपने हाथ में है सर करना, कि कहाँ से लगाम ढील देना है और कहाँ से पकड़ के खींचना है। बिल्कुल। तो हम सब कुछ कर सकती है, एक नारी, स्वतंत्र नारी सब कुछ कर सकती है सर। नहीं, बिल्कुल। और हमारी पूरी बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी जो पूरे हरदा शहर को हमारी शुभकामनाएं, हरदा जी, शहर बहुत की बहुत महिलाओं को धन्यवाद। शुभकामनाएं। सभी आगे बढ़ें और हरदा को आसमान में ले जाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में शामिल होने के लिए। जी सर। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए बने रहिए AR ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।